योग वह प्रकाश है जिसे एक बार जला दिया जाए तो वह कभी कम नहीं होता। जितना अभ्यास आप करेंगे लौ उतनी ही उज्जवल होती जाएगी। नमस्कार, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को उत्कर्ष परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। योग, यह शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में एक छवि बनती है और वह छवि बनती है आसन और प्राणायाम की। क्या वाकई में योग केवल आसन और प्राणायाम तक ही सीमित है? तो नहीं, योग इससे भी कहीं और अधिक है। तो इस पर पुनः विचार करना होगा कि योग है क्या। वास्तविकता में योग खुद को और खुद के अंदर छिपी हुई अनंत क्षमताओं को जानने की एक प्रक्रिया है। योग केवल हमें फिजिकली ही फिट नहीं रखता बल्कि मेंटली भी हेल्दी रखता है। योग के द्वारा हम बहुत सारी मानसिक परेशानियों से बहुत आसानी से बाहर आ सकते हैं। इतना ही नहीं, योग के द्वारा हमारे दिमाग में जो 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं उन्हें भी हम एक्टिव कर सकते हैं। योग के बारे में और भी रोचक बातें बताने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं अंतर्राष्ट्रीय योगा चैंपियन रमेश जी जानी और राष्ट्रीय योगा चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता धीरज जी शर्मा। तो आइए आज इस खूबसूरत योग के सफरनामे में स्वागत करते हैं रमेश जी जानी और धीरज जी शर्मा का।
योग से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में आते हैं, तो आइए उन सवालों का जवाब हम लेते हैं रमेश जी और धीरज जी से। तो रमेश जी, पहला सवाल है आपसे, आपके अनुसार योग क्या है? योग जीवन में सम्मिलित करें तो क्या हमारे जीवन में बदलाव आ सकता है? योग का अर्थ है कि योगस्य चित्तवृत्ति निरोधः, अर्थात हमारे संसार के बाहरी आवरणों, बाहरी दिखाओं से हमें अपने ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण करते हुए आत्मा का परमात्मा से मिलन ही एक योग है। और योग को अगर जीवन में सम्मिलित करें तो हम बहुत सारे सकारात्मक सुझाव प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि सत्य का ज्ञान करना, और सांसारिक मोह माया के बारे में अगर सोचा जाए तो हमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार हमें मानसिक, शारीरिक और सामाजिक तौर पे हमें उपलब्ध होता है। तो बहुत ही पॉजिटिव मतलब चेंजेस लाइफ में आ सकते जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसके साथ ही मैं आपसे अगला सवाल पूछना चाहूंगी कि आपने योग को एज अ फील्ड क्यों चूज किया? मतलब क्यों लगा आपको कि मैं इसमें करियर बना सकता हूँ? जी, मेरे को योग में रुचि इसलिए लगी कि मैं बचपन से, मेरे माता जी योगा किया करते थे, तो मैं बचपन में उनको देख के योगा का अभ्यास किया करता था। उसके पश्चात अंतरात्मा से, शारीरिक शुद्धिकरण के पश्चात मुझे अंतरात्मा से एक आवाज आई कि आपको योग के अंदर ही करियर का आगे निरंतरता अभ्यास रखना जरूरी है, जिससे कि हम जैसे कि आजकल खेलो इंडिया यूथ गेम हैं और योग को मुख्य खेल सूची में शामिल किया गया है, जैसे कि आगे आने वाली ओलंपिक कमेटी के अंदर भी योग शामिल किया जाएगा। तो एक तरीके से ये आपके लिए माता जी के थ्रू जो आपको एक प्रेरणा मिली है वो बहुत आपके लिए पॉजिटिव रही जी है। जी बिल्कुल। अगला सवाल मेरा धीरज जी से है। धीरज जी, आपने इस फील्ड को क्यों चूज किया और आप पर्टिकुलर किस पर्सन को अपनी लाइफ में इसका श्रेय देना चाहेंगे? जब मैं छोटा था तब दादाजी योग करते थे और वो बिल्कुल स्वस्थ रहते थे, तब मैंने उनसे इंस्पायर होकर मैंने योग को अपने जीवन में उतारा। फिर मैंने स्कूली शिक्षा में भोमराज जी जोशी है प्रिंसिपल, उन्होंने हमें प्रोत्साहन किया स्कूली गेम्स में, तो वहाँ मैंने स्टेट में मेडल प्राप्त किया। फिर आगे स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के लिए भी पार्टिसिपेट किया। फिर यूनिवर्सिटी गेम्स हुए, उसमें मैंने 2 बार ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी टीम की कप्तानी की। और उसके पश्चात मैंने ओपन नेशनल गेम्स के पार्टिसिपेट की, तो उसमें मेरा स्वर्ण पदक लगा। तो फिर मुझे लगा कि मुझे इसमें करियर बनाना चाहिए। तो दादाजी की प्रेरणा और गुरुजी की सपोर्ट से आप यहाँ तक पहुँच गए। जी मैम। क्या दिमागी शक्ति को हम योग के माध्यम से बढ़ा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल दिमागी शक्ति को योग के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है, जिससे कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ाई जा सकती है और साथ ही बहुत सी बीमारी को योग द्वारा ठीक किया जा सकता है। और प्राणायाम करके हम पीयूष ग्रंथि और हाइपोथैलेमस को एक्टिव करके बढ़ा सकते हैं। रमेश जी, अगला सवाल आपसे है। हम सब कुंडलिनी योग क्या है और किस तरीके से कुंडलिनी को जागृत किया जा सकता है? आजकल जिस सांसारिक मोह माया को देख रेख में विभिन्न पुस्तकों और पाठ्य पुस्तकों में ऋषि मुनियों ने वेदों के अंदर इसका सुझाव दिया है कि कुंडलिनी जागृत क्रिया इस तरीके से हो जाती है, ये किया जाता है। पर जिनका कुंडलिनी जागृत क्रिया के बारे में उसी को नॉलेज रहता है जिन्होंने इसके बारे में स्वयं अभ्यास किया है, जो अभ्यासरत है इसमें। कुंडलिनी जागृत क्रिया को जागृत करने के लिए मूलाधार चक्कर में 3.5 चक्कर लगाने के तत्पश्चात सुषुप्त अवस्था में रखी जाती है। ये कुंडलिनी जागृत क्रिया हमारे शरीर के साथ में ही, जब मनुष्य सुषुप्त अवस्था में पैदा होता है, उसी समय आदि योग के रूप में हमारे साथ ये मौजूद रहती है, जिसको हमें सांसारिक मोह माया के रूप में आते हुए हम इस चीज़ को भूल जाते हैं और धीरे धीरे योग से हम दूरियां बढ़ा लेते हैं। इसी चीज़ को जानने के लिए हम स्वयं आत्म साक्षात्कार का ज्ञान, सत्य के रास्ते पर चलते हुए हमें कुंडलिनी जागृत क्रिया मूलाधार चक्कर से किया जाता है और अश्विनी मुद्रा से ही इसका और चेतना शक्ति जागृत करके इसका अभ्यास किया जा सकता है। और इसका अभ्यास किसी शिक्षक के निर्देशन में ही करें, अन्यथा इसका साइड इफेक्ट भी है। अच्छा, इसका साइड इफेक्ट? जी बिल्कुल। और क्या इसको हर कोई भी इंसान कर सकता है? कोई भी इंसान कुंडलिनी जागृत करना अगर चाहे या इसकी प्रैक्टिस करना चाहे तो कोई भी जनरली कर सकता है? पर्टिकुलर योगा ट्रेनर से ही सीख के या तो ही कर सकते हैं, या डे टू डे लाइफ में भी क्या इसको एक मेडिटेशन का पार्ट बोला जा सकता है? नहीं, मेडिटेशन नहीं, ये अलग से क्रिया है। इसका अभ्यास जो उत्कृष्ट योग खिलाड़ी हैं, जो उत्कृष्ट इसके कुंडलिनी क्रिया के ज्ञाता हैं, उन्हीं की देखरेख में ये क्रिया की जानी चाहिए, जिससे कि हमारे मूलाधार चक्र है, जहाँ मूत्र द्वार है हमारा, वहीं से ये संकुचन, जहाँ हम जिस पोजीशन में बैठते हैं उसके सबसे नीचे अपना चक्कर होता है। हमारे शरीर के अंदर 7 चक्कर बताए गए हैं शिव संहिता के अनुसार। महर्षि पतंजलि ने भी इसके बारे में विवरण किया है कि कुंडलिनी जागृत क्रिया है, जो इसको जागृत करने के लिए निरंतर योगाभ्यास
और शरीर के आंतरिक जो शुद्धिकरण है उसको अवश्य करना चाहिए। और शरीर के आंतरिक शुद्धिकरण के पश्चात स्वयं के बारे में जानना, उसके पश्चात ही इसका अभ्यास करें तो इसका लाभ मिलेगा, अन्यथा इसका सदुपयोग न होके इसका दुरुपयोग आप अपने को साइड इफेक्ट मिल रहे हैं। अच्छा, साइड इफेक्ट भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। क्या योग के द्वारा जटिल से जटिल बीमारी से बाहर आया जा सकता है? जी हाँ, योग को अगर अपन नियमित योगाभ्यास और अपनी जीवन की दिनचर्या के अंदर शामिल करें तो इससे हमें जटिल से जटिल बीमारियों से निवारण पाया जा सकता है। जैसे कि हम प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम है, अनुलोम विलोम है, सूर्य भेदी प्राणायाम, चंद्र भेदी प्राणायाम, ये नाड़ी शोधन प्राणायाम है हमारे। और इनके अलावा हम पश्चिमोत्तानासन, जानुशीरासन, उष्टासन, इनके निरंतर योगाभ्यास करें। जैसे कि मोटापे के शिकार व्यक्ति हैं उनको अर्धमध्य सिंद्रासन का अवश्य प्रयास करना जरूरी है, जिससे कि हमें ये मधुमेह जैसी डायबिटीज, मधुमेह, मोटापे, इन सारी बीमारियों से निवारण पाया जा सकता है। जी बहुत अच्छा बताया, क्योंकि आज के टाइम में डायबिटीज अभी बहुत ही ज़्यादा लोगों में फैल रहा है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए पर्टिकुलर जो आपने बताया है वो बहुत हेल्प करेगा हमारे व्यूअर्स को। यदि कोई योग को एज अ करियर चूज करना चाहे तो इसमें आगे स्कोप क्या है और किस तरीके से कोई स्टूडेंट इसमें आगे बढ़ सकता है? जैसे कि अब आपने पूछा कि योग के अंदर एज ए करियर के रूप में कैसे शामिल किया जाए। बचपन के रूप में अगर छोटे बच्चे हैं जो स्कूली स्तर पे, वो स्कूली गेम खेलें। जैसे कि भारत सरकार द्वारा अभी जारी किया गया है खेलो इंडिया यूथ गेम है और इंटर स्कूल गेम है, और उसके तत्पश्चात इंटर कॉलेज जो गेम है, और उनके बाद जो बड़े सीनियर वयस्क व्यक्ति है उनको योग के अंदर डिप्लोमा, 1 साल का डिप्लोमा होता है, डिग्री होती है और एमए होती है, जैसे कि पीएचडी होती है। इस तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ाया जा सकता है। और योग एक ध्यान की मुद्रा भी नहीं है, योग प्राणायाम भी है, योग ध्यान भी है। योग के रूप में आप आगे बढ़ सकते हैं, करियर के रूप में आगे बढ़ा सकते हैं अपने जीवन को। और इसको बढ़ाने के लिए आप जैसे कि योगा फाइटर्स ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित करवाया जाता है, हर वर्ष आयोजित करवाई जाती है जैसे प्रतियोगिताएं हैं, तो आप जो सीनियर एज ग्रुप है 8 to 10 से लगा के आगे की एज ग्रुप में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और सीनियर व्यक्ति भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब इसमें सर्टिफिकेट कोर्सेज भी होते हैं और डिग्री कोर्सेज? जी बिल्कुल, तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग स्टूडेंट कोई भी कर सकता है। जी बिल्कुल। धीरज जी, अगला सवाल मेरा आपसे है, क्या योग विद्यार्थियों की पढ़ाई में किसी भी तरीके से मदद कर सकता है? इसके बारे में थोड़ा बताइए। और आजकल जो एकाग्रता वाली प्रॉब्लम बच्चों के साथ है, क्या योग के द्वारा उसको सॉल्व किया जा सकता है? और यदि हाँ, तो कौन से योग बच्चे कर सकते हैं जिससे एकाग्रता बढ़े? जी मैम, बिल्कुल। योग करने वाले स्टूडेंट और योग न करने वाले स्टूडेंट में बहुत अंतर होता है। योग करने वाले स्टूडेंट जो अपने कंसंट्रेशन पावर बढ़ा सकता है और कम टाइम में स्मार्ट स्टडी के जरिए वो अच्छे से परीक्षा में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। और कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए वृक्षासन है, वीरभद्रासन है, जो भी बैलेंसिंग आसन है वो कर सकते हैं। और इसके साथ ही जैसे प्राणायाम है, भ्रामरी, अनुलोम विलोम, ध्यान मुद्रा, उससे हम बढ़ा सकते हैं। अच्छा, तो विद्यार्थियों को भी समझ में आया होगा, जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं उन्हें आज ये ज़रूर पता चला होगा कि कौन कौन से आसन करके वो अच्छे से अपनी स्टडी पे फोकस कर सकते हैं। धीरज जी, आप ये बताइए कि मोबाइल और कंप्यूटर के प्रयोग के कारण आजकल बच्चों की आंखों में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, तो क्या योग के माध्यम से आंखों की रोशनी को बढ़ाया जा सकता है? कंप्यूटर और मोबाइल पर कार्य करने वाले व्यक्ति अपनी आंखों को कम झपकाते हैं, जिससे आंखों में स्ट्रेस रहता है और ड्राइनेस आ जाती है, और पलकें झपकाने से आंखें साफ होती है और हाइड्रेटेड हो जाती है, जिसके जरिए हम इसके लिए सर्वांगासन है वो कर सकते हैं, प्राणायाम है, भ्रामरी है, श्वासन है, ध्यान मुद्रा है, वो भी कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। बहुत हेल्प करेंगे ये आसन सभी स्टूडेंट को आंखों की ज्योति बढ़ाने के लिए। तो अगला सवाल मेरा रमेश जी से है, कोरोना की वजह से हर काम पर एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है, हर व्यक्ति अभी स्ट्रेस में है, तो क्या योग के थ्रू हम स्ट्रेस लेवल को कम कर सकते हैं? जी हाँ, योग के द्वारा हम अपने जीवन में योग को नियमित निरंतरता के साथ अगर योगाभ्यास किया जाए तो हमें तनाव से मुक्ति मिल सकती है। जैसे कि कोरोना काल में लोगों ने तनाव को नकारात्मक तनाव के तौर पे ले लिया था। जैसे कि तनाव 2 प्रकार के होते हैं, सकारात्मक तनाव और नकारात्मक तनाव। अगर व्यक्ति अपनी जीवन में नकारात्मक तनाव को अपना लेता है तो व्यक्ति को उसके गलत परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। जैसे कि आजकल कोरोना में व्यक्ति को बाहर निकलना, घूमना फिरना या किसी जगह जाना करना, जो काम चल रहा है, उनकी क्रियाएं जो चल रही है वो ठप हो चुकी है। तो
बचाव के लिए आप निरंतर योगाभ्यास कीजिए। जैसे सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप हैं, सूर्य नमस्कार कीजिए, भ्रामरी कीजिए, भस्त्रिका कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए। और जैसे कि आजकल और भी चल रहे हैं, जैसे कि यूट्यूब पे भी दिखाया जाता है। बाबा रामदेव जी जो पतंजलि के योग गुरु हैं, उन्होंने भी अच्छे से बताया है कि कोरोना काल में आप ताड़ासन है, तिर्यक ताड़ासन है, पादहस्तासन है, पश्चिमोत्तानासन है, श्वास प्रश्वास की क्रिया हैं, सूक्ष्म योगी क्रिया हैं, इनसे हम अपने जीवन को तनाव मुक्त बना सकते हैं। तो देखा आपने, इन सब योग क्रियाओं की हेल्प लेके हम तनाव से बाहर आ सकते हैं। अगला सवाल अब मेरा धीरज जी आपसे है। ओल्ड एज जो पर्सन होते हैं, क्या वो कोई भी योगा कर सकते हैं या फिर उनके लिए कुछ पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन होते हैं कि यही वो योग अभ्यास कर सकते हैं या यही योग आसन वो कर सकते हैं? नहीं मैम, वो हर कोई आसन नहीं कर सकते हैं। उनके लिए पर्टिकुलर आसन है वो कर सकते हैं। जैसे बैठकर जो आसानी से आसन हो सके वो कर सकते हैं। उसके लिए जैसे सूक्ष्म व्यायाम है, जैसे आंखों को अप एंड डाउन रोटेट, कंधों को घुमाना, पंजों को अप एंड डाउन करना, रोटेट करना, अनुलोम विलोम है, प्राणायाम है, भस्त्रिका है, भ्रामरी है, वो कर सकते हैं। अच्छा, तो ओल्ड एज पर्सन मतलब कुछ पर्टिकुलर व्यायाम कर सके ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो, वरना ओल्ड एज में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, मसल्स में खिंचाव होना आदि। ठीक है, तो अगला सवाल मेरा रमेश जी से है। अक्सर लोग ध्यान को ही योग समझ लेते हैं, क्या दोनों एक ही है या दोनों में अंतर है? स्थिर सुख में आसना, आसन की परिभाषा है कि आसन के रूप में अपन किसी एक स्थिर मुद्रा में बैठ सके, वो एक आसन होता है। और ध्यान एक सुख में आसन में बैठ के, सुषुप्त अवस्था में बैठ के किए जाने वाला होता है, जिससे कि हमारी चेतना शक्ति जागृत होती है, मन की एकाग्रता बढ़ती है और अपने जो सांसारिक मोह माया है, इन सब चीज़ों से कुंडलिनीकरण क्रिया है, जागृत क्रिया है, इनसे करके आप इनसे मोह माया से मोक्ष की राह पर चल सकते हैं। ध्यान की मुद्रा ये है। और आसन जैसे कि एज ए करियर के रूप में ले सकते हैं अपन इसको, और इसका योगा अभ्यास करते करते जो भी सांसारिक मोह माया में रहते हुए व्यक्ति भी इनका अभ्यास कर सकते हैं। आसन और ध्यान में, दोनों में बहुत अंतर है। क्या ध्यान योग का ही एक पार्ट है? जी हाँ, ध्यान योग का ही पार्ट है। और ध्यान का अभ्यास करने के लिए जैसे कि अष्टांग योग के अंदर बताया गया है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, समाधि। तो ये समाधि के जो ऊपर का पार्ट है वो आसन होता है, ध्यान होता है। और ध्यान किसी आसन की पोजीशन में ही बैठ के, जैसे कि सुखासन है, वज्रासन है, इन्हीं आसनों में बैठ के, पद्मासन की पोजीशन में बैठ के ही ध्यान लगाया जा सकता है। जैसे परमात्मा की ओर अपने दिमाग को एग्रेसिव करना, जैसे कि एकाग्रता बढ़ाने के लिए योगा अभ्यास किया जाता है, वैसे ही परमात्मा से मिलने की एक रास्ता है ध्यान। जो ध्यान के वैसे बहुत फायदे हैं, इससे एकाग्रता भी बढ़ती है और हमारे माइंड को बहुत शांति और सुकून भी मिलता है। अगर हम रेगुलरली ध्यान करते तो उसके बहुत पॉजिटिव इफेक्ट भी आते हैं। जी। अगला सवाल मेरा आपसे है धीरज जी। अक्सर लोग बिना एक्सपर्ट एडवाइस के योगासन करने का प्रयास करते हैं, क्या इसका कोई साइड इफेक्ट होता है? क्या ऐसा करना चाहिए? जी मैम, इसका साइड इफेक्ट होता है। कोई भी आसन है वो अपने इंस्ट्रक्टर के अंडर में ही करना चाहिए। अब तो ऑनलाइन भी मौजूद है और ऑफलाइन भी क्लासेस चल रही है, तो किसी भी माध्यम से ऑनलाइन ऑफलाइन के जरिए योग कर सकते हैं। अगर हम जोर ज़बरदस्ती कोई भी योग करें, उससे हमें इंजरी हो सकती है, जिससे मांसपेशियों में खिंचाव आ सकता है, जिससे हमें जीवन भर की समस्या हो सकती है। और कोई भी व्यक्ति है जैसे जिसकी ऑपरेशन हो चुका है, जैसे बाईपास सर्जरी है, उस तरह के जो भी जटिल समस्या से ग्रसित है, वो ऑपरेशन के 6 मंथ बाद ही प्राणायाम जो भी आसन है वो करें। अक्सर लोग बिना एक्सपर्ट एडवाइस के योगासन करने का प्रयास करते हैं, क्या इसका कोई साइड इफेक्ट होता है? क्या इस तरीके से बिना एक्सपर्ट एडवाइस के हमें योगा करना चाहिए? नहीं मैम, जो भी योग आसन है वो अपने एक्सपर्ट के अंडर में योग करने चाहिए। आजकल तो देखा होगा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन भी योग के क्लासेस चलती है। जैसे भी अगर योग अपन जोर ज़बरदस्ती से करें, जिससे हमारे मांसपेशियों से हम खिंचाव आ जाए, तो वो ज़िंदगी भर की हमारी समस्या बन सकती है। और इसके लिए हम देख सकते हैं कि जो आसन है, प्राणायाम है, वो आसानी से करें और आराम से करें। जोर ज़बरदस्ती से कोई भी आसन नहीं करना है, उसका साइड इफेक्ट हो सकता है। जी मैम। और एक्सपर्ट एडवाइस के साथ ही करना चाहिए, तभी हमारे लिए अच्छे योग प्रशिक्षक के निर्देशन में ही योगा अभ्यास करें, नहीं तो तभी आप जीवन भर की जटिल समस्या। यदि हम रूटीन में बहुत सारे योगासन नहीं कर पाए, कहने का मतलब है कि बिजी स्केड्यूल में अगर हम 15 to 20 मिनट ही निकाल पाए, तो कौन कौन से योगासन हमें करने चाहिए जिससे हम हेल्दी और फिट रह सकें? जैसे कि सूक्ष्म योगी क्रियाएं हैं और सूर्य नमस्कार हैं, भ्रामरी, भस्त्रिका, प्राणायाम, नाड़ी शोधन क्रियाएं, सूर्य भेदी प्राणायाम, चंद्र भेदी प्राणायाम, भस्त्रिका,
इन सभी सूक्ष्म योगी क्रियाओं का और जनरल सामान्य योगासन जैसे कि ताड़ासन, पादहस्तासन, पश्चिमोत्तानासन, इनका अभ्यास बहुत जरूरी है। और इनकी निरंतर अभ्यास से ही अपन दैनिक दिनचर्या में कम समय में अपने जीवन को सुख में और आनंद में बना सकते हैं, अपने शरीर को फिट रखा जा सकता है। और जिन्हें वर्तमान समय में तुरंत जिनकी सर्जरी हो रखी है, जिनके कोई ऑपरेशन हो रखे हैं, उन्हें इन चीज़ों से थोड़ा परहेज करना चाहिए। कम से कम 6 महीने का समय इनका बहुत जरूरी लें और उसके बाद निरंतर अभ्यास करें, जैसे कि सुखासन है, पद्मासन है। इन आसनों में, वज्रासन आसनों में बैठ के प्राणायाम का अभ्यास करें, नाड़ी शोधन प्राणायाम और ध्यान की मुद्रा करनी चाहिए। हम लोग डे टू डे लाइफ में फिट रह सकते हैं। 15 to 20 मिनट अगर हम हमारे लिए निकालें तो वो काफ़ी है अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। अगला सवाल धीरज जी मेरा आपसे है, योग का खान पान और नींद से क्या कोई संबंध है? क्या यदि हम योग करें तो हमें किसी प्रकार का खान पान में परहेज रखना चाहिए? जी मैम, बिल्कुल। योग करें तो खान पान का सीधा गहरा संबंध है। अगर हम किसी अपौष्टिक और संतुलित आहार भोजन नहीं कर रहे हैं और बाहर के जंक फूड, तेली पदार्थों का सेवन कर रहे हैं और उसके बाद हम योग कर रहे हैं तो हमारे शरीर में कोई इफेक्ट नहीं होगा, ना लाभ होगा। और अगर नींद में समस्या आ रही है तो सर दर्द की कमी हो सकती है और तनाव रह सकता है। तो जिसे नींद की प्रॉब्लम है तो उसके लिए कौन से पर्टिकुलर योगासन हम कर सकते हैं जिससे हमें अनिद्रा की जो प्रॉब्लम होती है उससे बाहर? जैसे भ्रामरी है, शीर्षासन कर सकते हैं, शवासन है, सर्वांगासन है, जानुशीरासन है। इसमें गायत्री मंत्र का जाप जरूरी है और ओम का उच्चारण गहरी लंबी सांस के साथ ओम का उच्चारण कीजिए। और उसके बाद में प्रातः काल में भ्रामरी का अभ्यास बहुत ज़रूरी है, जिससे कि अनिद्रा, माइग्रेन की प्रॉब्लम, इन सारी चीज़ों से, इन सारी बीमारियों से निजात पाया जा सकता है। बिजी शेड्यूल की वजह से बहुत सारे लोग मॉर्निंग आवर्स में एक्सरसाइज या योगा नहीं कर सकते हैं, तो क्या इवनिंग में योगा किया जा सकता है? जी हाँ, योगा अभ्यास जैसे कि आसन है इनका और सूर्य नमस्कार का अभ्यास इवनिंग में किया जा सकता है। जैसे कि बिजी शेड्यूल रहता है, जिनका रात्रिकालीन में जिनकी ड्यूटी रहती है, हाँ जी, वो शाम को अभ्यास कर सकते हैं। वैसे आप प्राणायाम का अभ्यास दिन में 3 बार किया जा सकता है, वो भी खाली पेट किया जाना चाहिए। जैसे कि प्रातःकालीन, दोपहर को खाली पेट और शाम को 7-8 बजे के आसपास का समय है, जो सूर्य अस्त से थोड़े पहले का जो समय है, 1 घंटे 1.5 घंटे पहले, उसमें आप प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं और इन सारी जटिल बीमारियों से निजात पाया जा सकता है। जैसा कि रमेश जी ने हमें बताया कि अगर हम मॉर्निंग में बिजी स्केड्यूल की वजह से योगा या एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं तो हम इवनिंग में भी योगा कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें आप सुबह ही करें। अगर किसी रीजन से मॉर्निंग में नहीं कर पाते हैं तो ही आप इवनिंग में योगा करें। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखकर हम हमारी डे टू डे लाइफ में योग को एक बहुत ब्यूटीफुली अपनी लाइफ का पार्ट बना सकते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आपने हमारा आग्रह स्वीकार किया और आप इस शो में आए।